नमस्कार, स्वागत है आपका। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ और आज खास पेशकश में बात उन नतीजों की जो पड़ोसी सूबों से सामने आए। किसान आंदोलन और महंगाई के दौर में हुए इन उपचुनावों में सत्ताधारी बीजेपी को तगड़ा झटका मिला है। हिमाचल का हाल तो यह है कि जयराम खुद अपना इलाका भी नहीं बचा पाए। मंडी लोकसभा कांग्रेस के खाते में चली गई और बाकी 3 विधानसभा में भी बीजेपी बेदम नजर आई। लेकिन सबसे कड़ी लड़ाई हुई हरियाणा के एलनाबाद में, जहां किसानों का मुद्दा हावी था, क्योंकि किसानों के नाम पर ही अभय चौटाला ने जनवरी में इस्तीफा दिया था। और यह बात अलग है कि किसानों का मुद्दा अभी भी बरकरार है, लेकिन अभय बतौर विधायक वापसी कर चुके हैं। तो आज इन्हीं नतीजों का पोस्टमार्टम करेंगे और जानने की कोशिश होगी कि आखिर ये नतीजे क्या कहते हैं। शुरुआत हरियाणा से। हरियाणा की एलनाबाद सीट पर किसानों और पंजाब की भी नजरें थी, क्योंकि विरोध के बीच बीजेपी प्रचार कर रही थी और किसानों के नाम पर अभय वोट मांग रहे थे। लेकिन जो नतीजे आए उनमें किसान आंदोलन का कितना असर दिखा, रिपोर्ट देखिए। पहले इस्तीफा, फिर बारी उम्मीदवारी की और अब एक बार फिर से चुनावी जंग में जीत। अभय चौटाला और एलनाबाद हलके का पिछले 9 महीनों का यही सार रहा। साल की शुरुआत में किसान प्रेम के नाम पर अपनी सीट छोड़ने वाले अभय चौटाला एक बार फिर उसी सीट को हासिल कर चुके हैं। ये अलग मसला है कि जनवरी से लेकर नवंबर तक किसानों के लिए क्या कुछ बदला, मगर एक बात जो साफ साफ दिखती है कि अभय के लिहाज से ज्यादा कुछ नहीं बदला। वो तब भी विधायक थे और अब फिर से विधायक बन चुके हैं। जीत के जश्न के बीच एक सवाल जो सबके जहन में था, वो ये कि जनवरी से लेकर नवंबर तक इन 9 महीनों में अभय चौटाला और इनेलो ने क्या हासिल किया। क्योंकि जिन मसलों को लेकर अभय ने विधानसभा की सदस्यता छोड़ी थी, वो तो अब भी बरकरार हैं। ना केंद्र ने कृषि कानून वापस लिए और ना ही किसानों ने आंदोलन खत्म किया। उल्टा हुआ ये कि पिछली बार के मुकाबले इस बार जीत का फासला थोड़ा कम जरूर हो गया। एलनाबाद की जंग में बाजी अभय चौटाला ने मारी है, मगर किसानों के तगड़े विरोध के बावजूद भी नए भाजपाई बने गोविंद कांडा शुरुआत से टक्कर देते रहे, जबकि कांग्रेस पहले दौर से ही बेरंग दिखी। पाला बदलने वाले पवन बेनीवाल तीसरे नंबर पर रहे। आंकड़ों के लिहाज से एलनाबाद के उपचुनाव का हाल कुछ ये रहा। अभय चौटाला ने 65,992 वोटों के साथ जीत हासिल की। गोविंद कांडा 59,253 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे और कांग्रेस के पवन बेनीवाल के खाते में 20,904 वोट आए। वहीं नतीजों के लिहाज से भले ही कुछ ना बदला हो, लेकिन वोट शेयर में बड़ा बदलाव नजर आता है। 2019 के पिछले विधानसभा चुनाव से तुलना करें तो इनेलो और बीजेपी ने बड़ी उछाल लगाई है, जबकि कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ है। 2019 में इनेलो को 37.9% वोट हासिल हुए थे, जबकि इस बार अभय ने 43.5% वोटों के साथ वापसी की है। बीजेपी 2019 में करीब 30% वोट के साथ दूसरे नंबर पर रही थी, लेकिन नए उम्मीदवार के साथ इस बार पार्टी ने करीब 10% ज्यादा 39.1% वोट हासिल किए हैं। वहीं 2019 में 23.48% वोट हासिल करने वाली कांग्रेस को इस बार 13.8% वोट ही मिले। उपचुनाव में वापसी के बाद अभय चौटाला को सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि 9 महीने बाद फिर से विधायक बने अभय
दोबारा किसानों के नाम पर बड़े फैसले लेने की बात कर रहे हैं, मगर उससे पहले टीकरी का दौरा होगा। टीकरी बॉर्डर भी जाऊंगा और सिंधु के बॉर्डर पे भी जाऊंगा और एक बार जाकर के फिर उनसे पूछूंगा कि अगर कृषि के 3 काले कानून खत्म होते हो तो फिर कोई बड़ा फैसला लेना होगा। नतीजों में एक खास पैटर्न भी नजर आया। जब जब शहरी इलाकों के वोटों की गिनती आई, बीजेपी बढ़त हासिल करती रही, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभय चौटाला भारी पड़ते रहे। यानी किसान आंदोलन के असर को पूरी तरह से नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं। हालांकि बीजेपी की राय इससे जुदा है। वहाँ का जो आम मतदाता है वो पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में खड़ा हुआ था, चाहे वो किसान था, चाहे मजदूर था, चाहे दलित था, चाहे बीसी था, चाहे कोई भी था। अभय के इस्तीफे से लेकर प्रचार के दौर और अब नतीजों तक, इस उपचुनाव के केंद्र में शुरुआत से ही किसान रहे। इसीलिए जब फिर से अभय ही विधायक बने हैं तो विरोधी तो सवाल पूछेंगे कि आखिर बदला क्या है। मेरे पे ये कहा उन्होंने कि 6 जो नो कॉन्फिडेंस लेके आया था, हम लेके आए थे कांग्रेस पार्टी, उससे सरकार को 6 महीने का वो मिल गया कि 6 महीने से पहले ला सकते। इस वास्ते वो वोट ना देनी पड़े, नो कॉन्फिडेंस देने के विपक्ष में थे, वोट देना नहीं चाहते सरकार के खिलाफ, इस्तीफा दे गए। हुड्डा से तो मैं पूछूंगा कि तू ये बता, तू ये कैसे कह के आया था कि गोपाल कांडा मेरा मित्र है? ये तो मैं पूछूंगा, वो मुझसे कौन होता है पूछने वाला? जी ये दिवाली, ये तो मैं असेंबली में पूछूंगा। दिसंबर में सेशन आएगा और उस सेशन में मेरा पहला सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा से होगा कि आप बीजेपी के साथ मिले हुए थे और आपने वहाँ कांग्रेस के वोट मांगने की बजाय ये कहा था कि गोपाल कांडा मेरा मित्र है। उसका क्या मतलब था? इलाहाबाद को शुरुआत से ही किसान आंदोलन की प्रयोगशाला माना जा रहा था, क्योंकि सब कुछ किसानों के नाम पर हो रहा था। लेकिन अब एक सवाल तो किसान भी जरूर पूछते होंगे कि आखिर इस चुनावी जंग में उन्हें क्या हासिल हुआ। क्योंकि आंदोलन पहले भी जारी था और अब भी पता नहीं कब तक यूं ही चलता रहेगा। रोहतक से धीरेन्द्र चौधरी के साथ सिरसा से नकुल जसूजा, न्यूज़ 18 हरियाणा। पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं तो हिमाचल में साल के आखिर में वोट डाले जाएंगे। लेकिन अगले साल की निर्णायक लड़ाई से पहले ही पहाड़ी सूबे में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। 3 सीटों पर उपचुनाव थे विधानसभा की और सत्ताधारी पार्टी तीनों पर ही कांग्रेस से मात खा गई। ये जश्न, ये आतिशबाजी दिवाली से ठीक पहले की है। पूरा देश 4 नवंबर को दिवाली का जश्न मनाएगा, लेकिन देवभूमि की जनता ने कांग्रेस को 2 दिन पहले ही दिवाली मनाने का मौका दे दिया। हिमाचल में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और मंगलवार को नतीजे आए तो कांग्रेस का मंगल ही मंगल हुआ। देवभूमि के दंगल में कांग्रेस ने बीजेपी को करारी शिकस्त देते हुए क्लीन स्वीप किया और उपचुनाव में बीजेपी का सफाया कर दिया। छा गई भाई, छा गई। सबसे पहले बात करते हैं जुब्बल कोटखाई की विधानसभा की सीट की। यहां से कांग्रेस उम्मीदवार रोहित ठाकुर ने 6,293 वोटों से जीत दर्ज की। जहाँ तक आप श्रेय की बात करते समय मैंने पहले कहा, ये जुब्बल नावर कोटखाई की प्रबुद्ध जनता जनार्दन के आशीर्वाद से ये ऐतिहासिक जीत संभव हो पाई।
और परिश्रम और संघर्ष की जहाँ तक बात आती है, हमारे समस्त कार्यकर्ता, चाहे वो कोटखाई के हैं, चाहे हमारे नावर के हैं, चाहे जुब्बल क्षेत्र के, हर कार्यकर्ता ने अपना चुनाव मानकर ये चुनाव लड़ा है, तब जाकर ये ऐतिहासिक जीत संभव हो पाई। जहाँ तक चुनौतियों की बात थी, चुनौतियाँ भी बहुत थी, क्योंकि उपचुनाव है। उपचुनाव में सरकार का एक बहुत बड़ा पक्ष रहता है, जहाँ एक लड़ाई हमने सरकार के खिलाफ जो उन्होंने दुष्प्रचार किया था, घोषणाएं की थी चुनाव से मात्र 1-2 महीने पहले, उसका भी जवाब दिया। साथ ही साथ जिस तरह से परिस्थितियां दूसरे दल के अंदर बदली थी, और उसमें भी मैं समझता हूँ भावनाओं को भी थोड़ी उजागर करने की बात रही, लेकिन बड़ी शालीनता के साथ, बड़ी मर्यादा के साथ हमारे कार्यकर्ता नावर कोटखाई जुब्बल ने चुनाव लड़ा है। और तभी उसी का परिणाम है कि जुब्बल नावर कोटखाई की प्रबुद्ध जनता जनार्दन ने अपना भरपूर आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को दिया, जिस क्षेत्र के साथ हमारे दो पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर रामलाल जी और राजा वीरभद्र सिंह जी का एक अटूट संबंध रहा, उनकी कर्म भूमि हमारी कोटखाई नावर जुब्बल रहा है। इस सीट से बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़े चेतन बरागटा ने भाजपा का गेम पूरी तरीके से बिगाड़ दिया और भाजपा की यहां से जमानत जब्त हो गई। जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीट से कांग्रेस को 29,955 वोट मिले, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार चेतन बरागटा को 23,662 और बीजेपी उम्मीदवार नीलम सराय को सिर्फ 2,644 वोट मिले। वीरभद्र सिंह के निधन के बाद खाली हुई अर्की विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने फिर अपना कब्जा जमाया। यहां से कांग्रेस उम्मीदवार संजय अवस्थी को 30,798 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार रतन सिंह को 27,579 वोट मिले। वहीं तीसरी विधानसभा सीट फतेहपुर में भी कांग्रेस ने ही फतेह हासिल की है और इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार भवानी सिंह पठानिया को 24,449 और बीजेपी उम्मीदवार बलदेव ठाकुर को 18,660 वोट मिले। मंडी की जो जीत है, इट इज नॉट सेलिब्रेशन। क्यों नहीं है, मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जब लोकसभा के चुनाव हुए, हम 4 लाख के ज़्यादा अंतर से हारे थे। 17 के 17 सेगमेंट्स में भारतीय जनता पार्टी की लीड थी, लेकिन अभी क्या है, मंडी में हम बहुमत से जीते हैं और 8,000 की जो हमारी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। वी हैव कवर्ड 4 लाख मार्जिन ऑल्सो, उसके बाद जीते हैं हम। और मुख्यमंत्री जी तो अपने क्षेत्र में हारे हैं। मैं तो मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि आपको तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, और क्योंकि टोटल 20 जो सेगमेंट्स हैं, हम 12 जगह पे जीते हैं। आपने पब्लिक मैंडेट खो दिया, आपको हिमाचल में जो है चुनाव करवाने चाहिए। बहरहाल उपचुनावों के नतीजों ने यहां बीजेपी के लिए खतरे की घंटी को बजा दिया है। वहीं आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस को नया बूस्टर दे दिया है। जुब्बल कोटखाई से रणवीर सिंह, अर्की से कीर्ति कौशल और फतेहपुर से विचित्र शर्मा की रिपोर्ट। उधर हिमाचल में मंडी लोकसभा सीट पर भी 30 अक्टूबर को वोट डाले गए थे। दावे बड़े बड़े हुए क्योंकि इलाका मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का है, लेकिन नतीजों में दावे हवा हवाई हो गए और कांग्रेस ने 3 विधानसभा सीटों के साथ साथ मंडी लोकसभा सीट पर भी बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया। क्यों पड़े थे चक्कर में, नगाड़ों और ढोल की ताल पर झूमते लोगों की ये तस्वीरें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की हैं। जश्न है मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह की जीत का, जिन्होंने बीजेपी प्रत्याशी और कारगिल के योद्धा ब्रिगेडियर रिटायर खुशहाल सिंह ठाकुर को हराया है। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह 8,766 वोटों से चुनाव जीती। उन्होंने 3,65,650 वोट हासिल किए, जबकि बीजेपी प्रत्याशी खुशहाल ठाकुर को 3,56,884 वोट मिले। आपको बता दें कि प्रतिभा सिंह यहां से तीसरी बार सांसद चुनी गई हैं। इससे पहले वो 2004 के आम चुनावों और 2013 के उपचुनावों में यहां से जीती थी।
इस बार प्रतिभा सिंह ने यहां से जीत की हैट्रिक लगा दी है। बीजेपी ने तो बात ही नहीं की विकास की। हमने सदा विकास के नाम पे ही हम लोग चुनाव के मैदान में उतरे हैं। प्रतिभा सिंह ने कहा कि पूरे प्रचार में बीजेपी जनता को गुमराह करती रही। बीजेपी के लिए महंगाई बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन इसी मुद्दे ने उनके पक्ष में बाजी पलट दी। और जहाँ तक विपक्ष की बात है, मैं समझती हूँ ये जो बेरोजगारी थी, बढ़ती हुई महंगाई थी, उसके प्रति लोगों का रोष था, तो उसके लिए लोगों ने ये वोट डाला है। मैं जीत का श्रेय मंडी के लोगों को दूंगा। वहीं कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला का कहना है कि ये अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों का ट्रेलर है। तो जो लोकसभा का वोट है वो केंद्र सरकार के खिलाफ वोट है, और राज्य विधानसभा का जो वोट है वो राज्य सरकार के खिलाफ है। इसका मतलब वहाँ की जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि वो भाजपा को हटाना चाहते हैं। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने हार का ठीकरा भीतर घातियों पर फोड़ा और कहा कि पार्टी ना तो चुनावी लंका ढाने वाले घर के भेदियों को माफ करेगी और ना ही बागियों को वापस लेगी। हाल ही में 3 विधानसभा के उपचुनाव और 1 लोकसभा का उपचुनाव हुए हैं, और जो जनमत आया है उसमें मैं उसका सम्मान करता हूं और जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। खैर, अब कोई कुछ भी कहे, कांग्रेस ने उपचुनावों में 4 सीटें जीतकर जीत का स्वाद चख लिया है। देखना ये होगा कि अब बीजेपी इस हार से कितना सीखती है और 2022 के चुनावी साल में अपनी कमियों को कैसे दूर करती है, और कांग्रेस इस जीत के बाद 2022 के लिए कितने जोश के साथ आगे बढ़ती है। मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा है बीजेपी को हरियाणा, और अगर हिमाचल की बात करें तो ये क्या अगले साल होने वाले चुनावों पर असर ये नतीजे डालेंगे, उसके ऊपर सबकी नजर है। क्योंकि साल की शुरुआत में यानी जनवरी फरवरी में इलेक्शन पंजाब में होंगे, तो वहीं साल के आखिर में लगभग दिसंबर में जाकर हिमाचल में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। कितना असर डालेंगे और क्या कुछ समीकरण बनते हैं इन उपचुनावों के बाद, उस पर सबकी नजर रहेगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। इजाजत दीजिए, धन्यवाद।